अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। ये सवाल एक आधा ट्राई करने को, अगर नहीं भी गया तो सुन ले, कोई बात नहीं। क्यों हो गया? HCRS हैं हम, और हम गाड़ियां देते हैं किराए पे। तो अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपनी 5 गाड़ियों की जो खरीदी थी 2 साल पहले। अच्छा, अब ये वर्ड परचेज्ड जरूर है, लेकिन इतना सीरियस नहीं लेना इस बात को। 2 years ago, और उसके बाद अभी इनकी लाइफ 2 साल और बाकी है। तो हम सोच ये रहे हैं कि क्या इनको मजीद 2 साल कंटिन्यू करें या बेच दें। ये इस पहले पैराग्राफ की कहानी है। डाटा ये है कि इन्हें ये जो गाड़ियां इन्होंने 2 साल पहले ऊपर परचेज लिखा है, परचेज नहीं था, वो उसने लीज के जरिए ली थी। हैड एक्वायर्ड दीज कार्स अंडर लीज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। तो वो परचेज का वर्ड जरूर लिखा हुआ है, लेकिन असल में बात ये लीज के टर्म्स एंड कंडीशंस ये बताएंगे। इन कंडीशंस पे ये गाड़ियां ली थी आज से 2 साल पहले। और इस सवाल को मुश्किल बनाने में, मुश्किल तो खैर क्या, लेकिन बहरहाल एक इजाफी काम तो बढ़ गया। लीज रेंटल नहीं बताया था, इसमें लीज रेंटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ना सिर्फ ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर साल रिवाइज भी करना पड़ेगा। हर साल रेंटल रिवाइज होगा। ये इसमें एक एक्स्ट्रा मेहनत मजदूरी थी। अच्छा, ये है गुजर चुका डाटा, यानी जो 2 साल गुजर चुके हुए हैं, उन 2 साल पहले इन टर्म्स पे ये 5 गाड़ियां लीज पे ली थी। अभी इस वक्त मसला क्या है? मसला यह है, इट इज कंसिडरिंग वेदर टू डिस्पोज ऑफ द 5 कार्स और टू रिटेन देम फॉर अ फर्दर 2 years। अगर हम इनको 2 साल पहले ले चुके थे तो उन 2 साल में हुआ क्या? एक तो उनमें से जो ईयर 1 और ईयर 2 था, उसके काइबोर ये रहे। अगले 2 साल उम्मीद है काइबोर 10 रहेगा। फिर जब ये गाड़ियां ली थी लीज पे, तो हमने सोचा था कि हम इन गाड़ियों को चूंकि किराए पे दिया करेंगे, रेंट कार हमारा बिजनेस है, तो हमारा अंदाजा था कि 1 साल में ऑन एन एवरेज 180 दिन ये गाड़ी किराए पे रहेगी। और इतना किराया हमने सोचा था कि हमें इस पे 20% रिटर्न मिल जाना था। ये बताता हूं, 5 है, मैं एक की बात कर रहा हूं। एक गाड़ी 2 साल पहले जब लीज पे ली थी तो सोचा था कि 4 साल तक हम इसको किराए पे दिया करेंगे, रेंटा कार वाला बिजनेस चलाएंगे। 1 साल में एवरेज 180 दिन ये किराए पे रहा करेगी, और हम जितना हर साल में किराया कमाएंगे वो हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर 20% IRR देता होगा। ये हमने 2 साल पहले सोचा था एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। लेकिन जो 2 साल गुजरे उनमें 180 की बजाय ये 120 दिनों तक बस किराए पे चढ़ सकी, और आगे भी उम्मीद है जो रिमेनिंग 2 साल है उनमें भी यही हालात रहने। जो 2 साल गुजर चुके हैं उनमें मेंटेनेंस ये है, और जो 2 साल आने वाले हैं उनमें एस्टिमेटेड मेंटेनेंस ये है। अब करना क्या है? करना यह है कि इन गाड़ियों को कंटिन्यू करें। अच्छा, कंटिन्यू करें तो क्या करेंगे? वही जो 120 डेज पर ईयर किराए पे दिया करते हैं वही कर लेंगे अगले 2 साल भी। और अगर बेचना है तो अभी इतने की बेच सकते हैं। 5 गाड़ियां हैं, 5 की हालत फर्क होगी, तो इसलिए अभी इस वक्त ये 5 गाड़ियां थी एक जैसी, क्योंकि ईच कार इतने की थी। लेकिन अब अगर अभी बेची तो इतने की बिकेंगी। तो हमने करना है कि सेल नाउ या कंटिन्यू फॉर 2 years, इसको कंपेयर करना है। तो कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी जिसकी एनपीवी ज्यादा आ रही होगी? तो 5 गाड़ियां हैं, तो ये 5 सवाल है, यानी हर गाड़ी के लिए अलग अलग बताना है, क्योंकि एडवाइस HCRS अबाउट द कार्स व्हिच नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। 5 गाड़ियां हो सकता है 3 बेचनी बेहतर हो, 2 रिटेन करनी बेहतर हो। जिन्होंने सवाल किया है, इस सवाल के डेटा से रिलेटेड कोई एतराज परेशानी, तो इसको सॉल्व ऐसे किया कि जो सेल नाउ है उसमें क्या होगा, ये गाड़ियां अभी हमारी ओन है, लीज पे हैं, तो हमें लीज को टर्मिनेट करना पड़ेगा। और लीज को टर्मिनेट करने का मतलब है जितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो देना है, और ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि पेनल्टी भी देनी है। तो वो पे करके फौरन गाड़ी रिलीज होगी और इतने की जाके बेच देंगे। तो एक सेल नाउ ऑप्शन होगी जिसमें फौरन लीज सेटल होगी, गाड़ी की ओनरशिप हमें मिलेगी और मार्केट में जाके बेच देंगे। इसमें डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, डिस्काउंटिंग की जरूरत है वो ये जिनके पास पुरानी किताबें, मैंने ना इस दफा मुझे बड़े साल बाद अचानक ये पॉइंट क्लिक किया। ये असल है बहुत पुराना सवाल, उस दौर में इतनी चीजों का ख्याल रखते नहीं थे, तो ये चीज मुझसे भी पढ़ाते पढ़ाते स्किप हो गई थी। अभी बुक अपडेट करते करते अभी ख्याल आया दिल में, बल्कि शायद मुझे लगता है पिछले सेशन में किसी ने कहा था, नहीं शायद किसी ने नहीं कहा था, बस मुझे ख्याल आया अचानक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जिनके पास पुरानी बुक है वो अपडेट कर लेना। तो इस वक्त हमने सेल नाउ और कंटिन्यू को कंपेयर करना है। अच्छा, कंटिन्यू में क्या क्या कैश फ्लोस होंगे? हमने 2 साल की लीज अभी पे करनी है, तो वो लीज रेंटल जाया करेगा, और उसके अलावा हमारा रेंट कार का बिजनेस है, तो गाड़ियों से रेंट इनकम आएगी और मेंटेनेंस का खर्चा होगा।
सवाल में दोबारा कहीं जिक्र नहीं था, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो जो 20% कहा हुआ था तो वही कंपनी का फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और हम डिसीजन मेकिंग उसी पे करने लगे। तो अच्छा, एक ये चीज मैंने अज्यूम की और एक मैंने अज्यूम किया कि हमने चूंकि रेंटल निकालने हैं तो काइबोर जो गिवन है उन्हीं को ही लेना पड़ेगा हर साल के हिसाब से, और जो 4 मेंटेनेंस गिवन है उनके बारे में ये ज्यूम करना पड़ेगा कि शुरू में भी यही वाली 4 फिगर्स सोची थी, वो मैं आपको रेंटल कैलकुलेशन में बताता हूं आगे। तो अगर हमने सेल नाउ ऑप्शन किया, देखें इसमें सेल सारे ही बेहतर आने सिवाय एक के, सारे ही सेल बेहतर हैं, इसमें कंटिन्यू बेहतर था। तो हमने 5 गाड़ियों का कंपैरिजन करना है। अच्छा, इसमें अब एक थोड़ी डिफरेंट बात यह है कि सेल ऑप्शन तो हर गाड़ी की अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हर एक की आरवी डिफरेंट है। तो हमें सेल नाउ ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए हर गाड़ी को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यू ऑप्शन में सब गाड़ियां एक जैसी हैं। तो इसलिए कंटिन्यू ऑप्शन मैंने बस एक गाड़ी की वर्किंग की और देख लें सब में मैंने वही लिखा हुआ, क्योंकि अगर कंटिन्यू करेंगे तो साल में 120 दिन किराए पे चढ़ेगी, अभी सारी गाड़ियां वैसे ही होंगी। चूंकि लीज पे जब ली थी तब एक जैसी थी, तो लीज रेंटल भी सबका एक जैसा ही होगा। तो सेल नाउ की फिगर्स आप देखिए अलग अलग हैं, कंटिन्यू की फिगर डिफरेंट, सॉरी कंटिन्यू की फिगर सेम है। तो मैंने कंटिन्यू की बस एक ही गाड़ी की ऑप्शन सॉल्व की है, सेल नाउ सबकी अलग अलग सॉल्व की हुई है। अब सेल नाउ में क्या क्या है, एक तो जो सवाल में आरवी दी हुई है ये इनफ्लो है, ये मैंने यहां इनफ्लो ले लिया। लेकिन गाड़ी इतने की बेचेंगे तब जब पहले क्लियर कराएंगे, तो गाड़ी क्लियर कराने के लिए हमें लीज लायबिलिटी बनानी पड़ेगी कि बैलेंस रह कितना गया था, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा 5% पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये जो रिमेनिंग प्रिंसिपल पोर्शन निकालना था, इसके लिए हमें लीज स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और ना सिर्फ लीज स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, लीज रेंटल भी निकालना पड़ेगा। ये मैंने लीज रेंटल निकाला हुआ है। ये गाड़ी की कॉस्ट थी शुरू में, इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट था, यानी इतने पैसे तो लेसर को फौरन दे दिए, जो बाकी रह गया वो 4 किस्तों में रिकवर होना था। जब पहले साल रेंटल निकाल रहे थे तो मैंने अजम्पशन जो ली हुई है कि यही वाले काइबोर हैं, इन्हीं की बेस में हम रेंटल निकाल रहे हैं, यानी हमें शुरू में इन काइबोर्स का पता है। अभी असल में क्या है, अभी सवाल में कहा हुआ है कि ईयर 1 में काइबोर रहा 12, फिर 11 और उसके बाद 10, और लीज ली हमने काइबोर +2 पे। तो मैंने रेंटल स्पेस पे निकाले हुए कि ये हमें शुरू में भी पता था कि ईयर 1 में काइबोर इतना होना है, ईयर 2 में इतना होना है, ईयर 3 में इतना होना है। तो ये रेंटल अलग सिर्फ निकाले हुए, ये उस बेस पे बात कर रहा हूं। बल्कि सॉरी गलत बोल गया, जब पहली दफा रेंट कैलकुलेट हुआ होगा तो वो 14% पे हुआ होगा। और 14% पे कैसे हुआ होगा? पहली दफा लेसर ने कितने पैसे लेने थे हमसे? 18,50,000, 185 हमने फौरन दे दिए थे, तो बाकी रह गए थे 1665। इतने लेसर हमसे पैसे लेने थे 4 किस्तों में, तो ये यकीनन आंसर इसकी पीवी के बराबर आया होगा। रेहान जी नजर आ रहा है कि नहीं? ये पहले साल का रेंटल था। फिर जब पहले साल का रेंटल दे दिया तो बाकी इतना रह गया होगा। अगले साल इस फिगर को यहां रखा होगा और फिर पावर 3 के साथ, और अब की बार काइबोर क्या यूज किया होगा? चेंज हो गया था, 13 हो गया था काइबोर +2 करके, तो उससे आंसर निकालेंगे तो 561 आएगा। फिर 561 की पेमेंट होने के लिए मैंने लीज कैजुअल बनाया हुआ है, इतना बैलेंस रह गया। अभी इस वक्त 2 साल जो रहते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना है। तो अगर हम सेल नाउ ऑप्शन में जाएंगे तो ये पैसे हम पे करके सेटल करेंगे, तो इसको मैंने सेल नाउ में एज एन आउटफ्लो दिखाया। ये पेमेंट होगी 5%, इसके अलावा मजीद पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये साल में लिखा हुआ है। ये नेट कैश फ्लोज बनेंगे। टैक्स की कैलकुलेशन, ये ऊपर से नेट कैश फ्लो हो गए। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है टैक्सेशन में कि जब रेंटल पे हो रहे होते हैं ना, तो रेंटल को तो डिडक्शन क्लेम मिल जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एंड पे जब गाड़ी अपने आप ट्रांसफर होगी वो उसकी कॉस्ट मान ली जाएगी। तो हम जब गाड़ी क्लियर करा रहे हैं तो अब की बार सिक्योरिटी डिपॉजिट उसकी कॉस्ट मान के डिडक्शन मिल जाएगी, यानी ये हमें इफेक्टिवली प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो रहा होगा। गाड़ी बेचेंगे उसकी कॉस्ट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ेगी, और जो हम प्रिंसिपल पे ऑफ कर रहे हैं वो पड़ेगी। तो इसको माइनस करने के बाद सही नेट प्रॉफिट निकलेगा। अजीब अजीब शक्लें बना रहे हैं सारे के सारे। ये फिगर कैसे निकाली? सेल नाउ में से जितना हमें ये कॉस्ट करनी है वो माइनस कर दी। अब ये पहले रेंटल दिया करते थे, वो टैक्स अलाउबल डिडक्शन होता है। तो जब गाड़ी अपने नाम कराने के लिए हमें लीज क्लियर करानी पड़ेगी तो ये भी फिर एक अलाउबल डिडक्शन है। देखिए हमने गाड़ी किराए लीज पे ली और उसका रेंटल पे करते हैं, ये एक अलाउबल डिडक्शन है। वो रेंटल को डिडक्शन अलाउ करते हैं। जो 2 साल रेंटल देते रहे उसकी हो गई होगी डिडक्शन अलाउ। अब हम ये रेंटल ही पे ऑफ करके गाड़ी सेटल कर रहे हैं, तो इसकी भी डिडक्शन अलाउ होगी, और ये हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है, इसकी भी डिडक्शन अलाउ होगी। लेकिन प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल सही मानों में निकालने के लिए इसमें से मजीद सिक्योरिटी डिपॉजिट भी माइनस करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि ये गाड़ी शुरू में जब लीज पे ली थी तो इतने पैसे लेसर को दिए थे, इसकी डिडक्शन मिली थी तब नहीं, सिर्फ रेंटल की डिडक्शन मिलती है। ये पैसा हमारा अमानत के तौर पे लेसर के पास पड़ा हुआ था। जब अब गाड़ी क्लियर कराएंगे और ये गाड़ी हमें मिलेगी तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कॉस्ट हमें ये पड़ रही है, ये उसकी कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट होने वाली फिगर है। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकालने के लिए ये माइनस करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ऊपर ही क्यों माइनस नहीं कर दिया? मैं यही माइनस कर देता है। हाँ, वापस नहीं मिलेगा। हम गाड़ी वापस करते डिपॉजिट वापस मिलता ना। अब गाड़ी हम रिटेन कर लेंगे, हम गाड़ी पे ऑफ कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों वापस देंगे हमें? अच्छा, आपको लग रहा है कि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट अमानत रखाई थी, बाकी पैसे पूरे पे करने थे? नहीं, रेंटल कैलकुलेशन ही मैंने दिस माइनस दिस करके की थी। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया था उसको इसमें से माइनस किया था, जो बाकी अमाउंट बची थी उन पे रेंटल्स निकाली थी। तो अब एंड पे हमें ये गाड़ी अगर 4 साल पहले खत्म ना कराते ना, 4 साल पूरी कर लेते, तो रेंटल्स पे करके इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट एक जेबी डलता और ये बुक गाड़ी हमें ट्रांसफर हो जाती। हमने पे कर दिया हुआ है शुरू में, सिक्योरिटी डिपॉजिट शुरू में पे किया था, इसलिए मैंने यहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को पेमेंट नहीं दिखाया, वो तो पहले पे कर दिया हुआ है। लेकिन वर्किंग में क्यों दिखाया? क्योंकि वो माइनस करेंगे तो सही प्रॉफिट एंड डिस्पोजल निकलेगा, तो ये टैक्स पड़ेगा। और ये मैंने इस नई बुक में किया, पहले मैं भूल गया था, आईटीआई के सूचना में भी नहीं था तो जहन में नहीं, क्लिक ही नहीं किया। टैक्स तो साल खत्म होगा तो रिटर्न फाइल करेंगे तो देंगे ना, टैक्स उसी वक्त थोड़ी छोटा पकड़ाएगा जाके। साल खत्म होगा, रिटर्न फाइल होगी तो टैक्स देंगे, तो इसलिए मैंने टैक्स को फिर डिस्काउंट किया, पावर 1 डिस्काउंट किया। सेल नाउ अभी बेच देंगे गाड़ियां, लेकिन रिटर्न तो साल के एंड पे जमा होगी, तो इसलिए टैक्स की फिगर को 1 साल डिस्काउंट किया। तो ये टैक्स की फिगर डिस्काउंट करने से ये अब ऊपर यहां पर टैक्स माइनस होगा। ये है सेल नाउ की फिगर्स। जिन्होंने किया या जो अभी होश में सुन रहे थे, सेल नाउ में बताएं, कुछ पूछना है तो। नहीं ना थोड़े जी जी, तो इसका तो सही मतलब नहीं है कि हम अभी दूसरे साल के एंड में खड़े हैं, तो मेरा अगर सेल कर रहा है दूसरे साल के एंड में सेल हो रहा है, तो 2 साल के एंड पे खड़े हैं कि 3 साल के तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं? तो तीसरे के शुरू में खड़े हैं ना। अच्छा चलें, ये जो हम कंटिन्यू करेंगे तो ये मैं ईयर 3 4 लिखूं या तो हम ईयर 3 के शुरू में खड़े हैं ना, 2 साल गुजर गए, हम ईयर 3 के खड़े में सोच रहे हैं, शुरू में खड़े हैं कि कंटिन्यू करें या बस करें, तो हम तीसरे साल के शुरू में खड़े हुए हैं। तभी तो कंटिन्यू में तीसरे और चौथे की भी हमने जो टैक्स निकालना है उसको भी 1 साल डिस्काउंट ही करना है। हाँ जी, सेल नाउ इसको हर गाड़ी का अलग फैसला है ना, क्योंकि हमने बताना है अबाउट द कार्स विच नीड टू बी डिस्पोज ऑफ, तभी तो हमने 5 गाड़ियों की अलग अलग वैल्यू दी है। नहीं, आप कह रहे हैं इस सवाल में ऐसा है या पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो? हाँ नहीं, ऊपर ये कहा कि या तो 5 बेचेगा या 5 कंटिन्यू करेगा, ये तो नहीं कहा। इट इज कंसिडरिंग वेदर टू डिस्पोज ऑफ द 5 कार्स व्हिच वर परचेज्ड। अब वो कंसीडर कर रहा है कि 5 गाड़ियां हैं, क्या उनको बेचें या कंटिन्यू करें। रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है कि हमने एडवाइस करना है अबाउट द कार्स व्हिच नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, वरना वो कहता है कि एडवाइस करें कि गाड़ियां बेचें या ना बेचें। वो कह रहा है एडवाइस अबाउट द कार्स व्हिच नीड टू बी डिस्पोज ऑफ। जी सेल नाउ। अच्छा, कंटिन्यू में क्या है? कंटिन्यू में यह है कि हमने इन गाड़ियों को 2 साल तो रखना ही है, तो 2 साल की मेंटेनेंस देनी है और 2 साल अपना लीज रेंटल देना है, जो इसी वर्किंग से आगे कंटिन्यू तीसरे चौथे का भी कैलकुलेट करना है। ये तो लीज रेंटल जाना है, मेंटेनेंस जानी है, ये तो हो गया खर्चा। आना क्या है? हमने चूंकि 120 दिन पर ईयर किराया कमाना था, वो हमारी रेंट इनकम है। कैसे कैलकुलेट की? सवाल में तो दी नहीं थी। ये है जो मैंने आपको कल सिखाया था। अब इसमें हमने जो कल मैंने बात बताई थी, जब हमने 2 साल पहले गाड़ियां एक्वायर की थी और इस उम्मीद पे कि हर साल 180 दिन किराए पे गाड़ी चल जाया करेगी, इस उम्मीद पे किराया सेट किया था और इतना किराया सेट किया था कि हमें इस प्रोजेक्ट पे 20% IRR मिलता नजर आ रहा था। ये कहानी लिखी हुई यहां तक। किराए की अमाउंट ये सोच के रखी थी कि हमें इस प्रोजेक्ट पे 4 साल में 20% IRR मिलेगा। तो किराए की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल जैसे कल रेंट इनकम एनुअल कैलकुलेट किया था। तो इसके लिए जो नहीं पता उसको छोड़ दें, जो पता है वो ले लें। अच्छा, ये कैलकुलेशन जो मैं वर्किंग 2 कर रहा हूं, ये मैं शुरू पे खड़े होकर कर रहा हूं। ये वर्किंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रेंट इनकम की अमाउंट निकालना चाह रहे हैं। तो हमने जब ये 5 गाड़ियां ली थी और चूंकि सारी एक जैसी थी, तो मैंने ये एक गाड़ी की कैलकुलेशन की हुई है। तो हमें उस वक्त अपनी रेंट इनकम नहीं पता थी, तो जो पता थी वो लिख लें। ये लीज रेंटल आ गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट और 4 रेंटल, मेंटेनेंस आ गई, टैक्स पड़ गया और ये आरवी, क्योंकि एंड पे ये इतने की बिक जानी थी, और फिर आरवी प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकाला हुआ। अब देखिए, मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट माइनस करके उसको प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल का है, क्योंकि रेंटल्स की तो डिडक्शन मिल जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड पे कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा,
तो इसलिए वो माइनस किया तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकला है, तो उसके ऊपर टैक्स। अच्छा, जो पता थे ये उनकी 20% पे एनपीवी निकाल ली, और फिर दूसरी तरफ जो नहीं पता था, यानी रेंटल नहीं पता था, ये मैंने उस रेंटल की पीवी निकाली है। वो पूरा बनाने की बजाय ना, ये मैंने एन्युटी फैक्टर, उस जिस दौर का ये सवाल है उस दौर में बुक ले जाना अलाउड थी, तो उस दौर में एन्युटी टेबल से देख के पता लगा लेते थे। अब आपको बताता हूं कैसे कैलकुलेट करूं। कल वाले सवाल में था कि रेंटल एडवांस में था, यहां हमने गाड़ी किराए पे देनी है, साल में 180 दिन गाड़ी किराए पे चलनी है, तो क्या ये किराया हमें साल के शुरू में मिल जाना है? ओवर द ईयर मिलना है, यानी एंड पे ही। तो 1 2 3 4 आर, और इसके ऊपर टैक्स। अब हर साल सेम है, तो चलो एन्युटी डिस्काउंटिंग लगा लेते हैं। तो एन्युटी डिस्काउंटिंग लगा के हम इसकी एनपीवी निकालते हैं 0.65 आर। हर साल ये आना है ना, तो मैं उसकी एन्युटी डिस्काउंटिंग कर लेता हूं। करें सॉल्व। ये मैं वो कर रहा हूं जो कल रेंटल मिसिंग निकाला था, वही किया मैंने। नहीं, इसको बताना, इसको सॉल्व करें। नहीं यार, अच्छा चले 1.68 आर। अच्छा, ये हमने जो नहीं पता थे उनकी एनपीवी निकाली, और ये जो पता थे उनकी एनपीवी निकाली। तो 1.68 आर माइनस 953,259 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों रखा? ये कल बताया था कि अगर हम अपना को टारगेट आईआरआर कमाना चाहते थे तो उसका तरीका होगा कि इसको 0 रखें और डिस्काउंटिंग उस रिक्वायर्ड आईआरआर पे करें। इसको सॉल्व करें। 5 7 5 6 7 4 1 6। ये हमने तब सोचा था साल में इतना किराया कमाया करेंगे। ये राउंडिंग ऑफ का फर्क है बस। 5674 और 566 राउंडिंग ऑफ का फर्क है, क्योंकि मैंने 3 डिजिट तक यहां पर अलग से राउंड ऑफ किया था और फिर 65 से अलग डिवाइड किया था। अच्छा, अगर हमने ये किराया डिसाइड किया था साल का, लेकिन अब अगर कंटिन्यू करेंगे तो हम हर साल इतना नहीं कमा पाएंगे। क्यों? वो तो किराया कैलकुलेट किया था कि साल में 180 दिन किराए पे दे देंगे, अब तो 120 दिन पे किराए पे जाएगा, तो 120 से इसको प्रोपोर्शनेट कर लिया, ये किराया आ गया साल का। तो अब इस कंटिन्यू को सॉल्व करके जो एनपीवी निकालेंगे, हर गाड़ी की यही एनपीवी होगी। तो ये सेल नाउ और कंटिन्यू को कंपेयर किया हुआ। जी, जिन्होंने किया उन्होंने बताया, कुछ पूछना तो। जिनके पास पुरानी बुक है ये फिगर अपडेट कर लेना, ये टैक्स वाली। दोबारा बोले। इधर किधर? अभी हम कहाँ खड़े हैं डिसीजन मेकिंग करते हुए? स्टार्ट पे खड़े हैं। सेल नाउ किया तो भी ईयर 3 का स्टार्ट है, तो सेल नाउ करके जो टैक्स पड़ेगा वो ईयर 3 के एंड में ही जाके पड़ेगा ना। नहीं, टैक्स साल के एंड में जाएगा ना। हम वीएफडी के अंदर ये कह रहे होते हैं कि साल रिटर्न खत्म होगा, रिटर्न फाइल होगी, फौरन पैसे जमा हो जाएंगे। टैक्स सेम ईयर पे होता है जब टैक्स लायबिलिटी राइज होती है। तो ईयर 3 के शुरू में खड़े हैं, तो चाहे हम सेल करें चाहे कंटिन्यू करें, रिटर्न तो ईयर 3 के एंड पे जानी है ना। तो कंटिन्यू ऑप्शन में भी ये डिस्काउंट ही कर रहा हूं पावर 1, और सेल नाउ में भी एक साल डिस्काउंट किया है। देखें, ईयर 3 के शुरू में खड़े हैं हम, अगर सेल नाउ कर देते हैं तो भी तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे टैक्स ईयर एंड की रिटर्न में ही जाना है ना। तो इसलिए टैक्स की फिगर को, ये आगे ना बहुत बार सवालों में हुई ये बात, इवैल्यूएशन में भी होगा, एपीवी में भी होगा कि एसेट अभी बेचा होगा लेकिन टैक्स हम उस पर 1 साल का डिस्काउंट इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि वो तो साल खत्म होगा तो रिटर्न फाइल होगी। ये पहले भी शायद किसी न किसी सवाल में किया होगा मैंने ऐसे, या टैक्स डिस्काउंट नहीं किया होगा तो टैक्स की वर्किंग अलग से करके ईयर 1 में उसको शो किया होगा। जी, और बताएं जो पूछना है। अच्छा, आप एक काम करें, पता नहीं रजिस्टर पे नोटेड है कि नहीं, जितने सवाल अब तक किए थे शायद कोई 2-3 मौके ऐसे आए होंगे जब मैंने कहा होगा कि फलाना पार्ट छोड़ दें, ये सेंसिटिविटी आपको पढ़ाना है अभी, हाँ ये बंद कर दें, तो वो है
तो वो किए हुए सवाल भी पूरे कर लेते हैं और भी देखता हूं। कौन सा वाला सवाल? ये जो भी डिस्कस किया है यार, 35 मिनट से डिस्कस कर रहा हूँ, 5 मिनट और किस बात की? अच्छा चलें देख लें। क्या चीज? हाँ जी, बड़ी जल्दी। अच्छा जी जनाब, सबसे पहले क्या छोड़ा था? विंटर 23। अच्छा बेशक ना, चूंकि सवाल किए थे पहले तो वो सवाल में उतरे हुए नहीं है अभी, तो इसलिए सॉल्व करने की बजाय बस जबानी डिस्कस कर लेंगे। फिगर्स तो देखें निकली हुई होंगी, लेकिन अगर मैं उन निकली हुई फिगर को भी यूज करूंगा तो आपको फिगर्स नहीं याद समझ आने की कौन सी फिगर कहाँ है। तो फिगर्स तो निकाल चुके हुए हैं, बस सिर्फ अब ये कनेक्ट करनी है, तार जोड़नी है मैंने कि हमने उन फिगर्स का करना क्या था। एक सवाल दिखाता हूं ना जबानी, फिर अगर नहीं तसल्ली हुई तो। ये नई बुक में है सवाल, पुरानी बुक में सवाल नहीं है। ये पहले कभी आपको कहा होगा ग्रुप में या वैसे पास पेपर डाउनलोड कर लें। दिसंबर 23 का एक सवाल किया था और ये था जी मेरी बुक में 37, और जिन्होंने ओरिजिनल पास पेपर डाउनलोड किया हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 1 ही था, उसकी रिक्वायरमेंट ए। जिन्होंने ओरिजिनल पेपर से देखा था तब तो ये दिसंबर 23 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 1 है, और नई बुक देख रहे हैं तो मेरी बुक में क्वेश्चन 30 क्या बोला
37 है। उसकी रिक्वायरमेंट ए, डिटरमिन द पेबैक, ARR एंड NPV, ये तीनों हमने कर लिए थे सॉल्व, एंड असेस द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ये क्या करना है? कंट्रीब्यूशन की सेंसिटिविटी करनी है, क्योंकि जब सेल्स वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो हमें इस सवाल में कंट्रीब्यूशन का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था। कैसे? कंट्रीब्यूशन वाले कैश फ्लोज लेके आफ्टर टैक्स करके उनकी एनपीवी और प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय वो कंट्रीब्यूशन की एनपीवी, तो ये सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से प्रोजेक्ट सेंसिटिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। और जब उसने कहा है कि कंक्लूड वेदर द प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी, तो पहले ये बात मैंने डिस्कस की थी सिर्फ उन मेथड्स को लेके। अब इस अंग्रेजी के अंदर थोड़ा सा सेंसिटिविटी का भी जिक्र करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, मैं बता रहा हूं इसका आंसर 12.5% है। क्या शो कर रहा है 12.5%? कि जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें 12.5% एनुअली डिक्रीज तक एक्सेप्टेबल है। इससे ज्यादा डिक्रीज हुई तो प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा। चूंकि ये इतनी ज्यादा नहीं है, 12.5% को बहुत बड़ी रेंज नहीं है। ये सवाल तो खैर आपको याद नहीं होना, इसमें हमने खाना, रेस्टोरेंट था, खाना बेचना था, तो नंबर ऑफ पर्संस इतना तो डिवाइड कर ही सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। तो इसलिए हमें और ज्यादा केयरफुली ये यूनिट्स की एस्टिमेशन कर लेनी चाहिए। अगर तसल्ली के लिए इसका सोल्यूशन देखना चाहें तो बेशक देख लें। कंट्रीब्यूशन कल हमने सारी वैरायटियां कर ली हैं, मतलब जबानी तो नहीं रखा रहा, कल हमने किया है सारा। सेंसिटिविटी की बहुत वैरायटियां कराई हैं आपको, सब लिख के सॉल्व किया है। तो इसलिए जबानी कैलकुलेशन देख लें तो चलो इससे आगे बढ़ जाएंगे। इसका सोल्यूशन चेक कर लें किताब में, पास पेपर्स खोल के देखना तो पास पेपर्स देख लें, जिनके पास नई किताब है उसमें देख लें। एक बात अच्छी बात है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल है तो वो यूनिट से लिंक्ड है ना। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, तो अगर वो वेरिएबल है तो हो सकता है ये कोई कमीशन हो, तो यूनिट चेंज होंगे तो सेल्स चेंज होंगी, सेल्स चेंज होंगी तो कमीशन भी चेंज होगी, तभी तो उसको वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कह रहे हैं। जी अच्छा, उसके बाद एक सवाल दिसंबर 16, वो जो बेचारा बहुत रुलता रहा, दिसंबर 16 बुक में था ये क्वेश्चन नंबर 5, उस पे आइए। बुक में ये क्वेश्चन 5 था। पार्ट बी, एस्टिमेट द प्रोजेक्ट सेंसिटिविटी टू द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 3 नंबर। अच्छा, इसमें ये उसने 3 नंबर ज्यादा रख दिए। वैसे थोड़ा सा याद करा दूं, इसमें ना हम लोग अभी फिलहाल इंपोर्ट किया करते थे, और चूंकि सप्लायर हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था, तो हमने फैसला किया था कि क्यों ना लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लें। तो पहले हम ट्रेडर से एक तरह से, अब हम मैन्युफैक्चरर बनने का सोच रहे थे। तो मटेरियल कब लगना है? जब हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो। और जब ये सवाल सॉल्व किया था तो फिर एक इंपोर्ट वाली ऑप्शन थी, यानी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, और एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली ऑप्शन थी, और दोनों में से चूज किस बेस पे करना था? दोनों अलग अलग सॉल्व की हुई थी जिन पे एनपीवी ज्यादा थी। अब एनपीवी जब कंपेयर की तो एनपीवी कंपैरिजन में लोकल वाली ऑप्शन अच्छी निकली ही नहीं थी, हमें इंपोर्ट वाली ऑप्शन ही ठीक लग रही थी।
इंपोर्ट की एनपीवी आ रही थी 735 और इसकी एनपीवी आ रही थी 612, तो इंपोर्ट बेहतर था। तो जब हमने जिताया ही इंपोर्ट वाली ऑप्शन को था, जब हमने मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला ही कैंसिल कर दिया, तो वो पूछ रहा है मटेरियल कॉस्ट की सेंसिटिविटी बता दें। तो नहीं होगी भाई। देखिए, आप बीएफडी का पेपर तैयार कर रहे हैं और बीएफडी का पेपर देने जा रहे हैं, उसी का ही सिलेबस आपने रिव्यू कर लिया, रिवाइज कर लिया, अब पेपर देने जा रहे हैं। आपने बीएफडी का पेपर सिलेक्ट किया था, ऑडिट का ड्रॉप कर दिया था इस अटेम्प्ट में, आपने सिलेक्ट बीएफडी किया है, आप पेपर ही बीएफडी का देने जा रहे हैं, तो ऑडिट का सिलेबस कवर नहीं कर सके, रिस्क है, पता नहीं पास होना हो, ये डिस्कशन मीनिंगफुल नहीं है ना। क्यों भाई? ऑडिट दे ही नहीं रहे, दे ही बीएफडी का पेपर रहे, तो फिर ये बात तो रह ही नहीं जाती कि वो ऑडिट का फलाना आईएस से तो छोड़ दिया। तो जब हमने चुना ही नहीं था मैन्युफैक्चर वाले को, तो मटेरियल कॉस्ट की सेंसिटिविटी की सेंस ही नहीं बनती। तो इसका जवाब भी हम यही कहेंगे कि चूंकि हमने चुना ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग को, तो इसलिए देयर इज नो नीड कि हम मटेरियल कॉस्ट की सेंसिटिविटी कैलकुलेट करें। और इस बात के उसने 3 नंबर दिए हैं। और शायद मेरे ख्याल में एग्जामिनर का दिल कर रहा होगा मैंने क्या सवाल पूछ लिया, तो उसने ना फिर सोल्यूशन में फार्मूला भी लिख के दिखा दिया कि अगर फार्मूला हम लगाते सेंसिटिविटी का तो क्या लगाते, तो जगह भरने के लिए फार्मूला भी लिख के दिखा दिया। लेकिन खैर मेरे ख्याल में इतना बहुत था कि चूंकि हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाला ही रिजेक्ट कर दिया है, तो इसलिए मटेरियल कॉस्ट वाली सेंसिटिविटी करनी बनती ही नहीं है। ये तब करनी होती अगर हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को चुना होता। हाँ जी, अच्छा, दिसंबर 16 के बाद हम गए थे विंटर 19, समर 19, विंटर 19 में सेंसिटिविटी थी। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हमने विंटर 19 किया था, दिसंबर 19, जिसमें वो रेलिवेंट कॉस्ट की प्रैक्टिस थी। मटेरियल AB5, CD7, EF, स्किल्ड लेबर था, अनस्किल्ड लेबर था, ये दिसंबर 19 किया था। अच्छा, ये जो मैं पार्ट बी ज़बानी बता रहा हूँ, ये कोई मसला तो नहीं ना ज़बानी बताना। इसके सवाल के पार्ट बी को देखें। ये बुक में क्वेश्चन 31 है। पार्ट ए मैंने पूरा बोर्ड पे सॉल्व किया था और पार्ट बी नहीं किया था तब। अब इसका पार्ट बी देखें, एस्टिमेट द प्रोजेक्ट सेंसिटिविटी टू सेल्स प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कौन सी सेंसिटिविटी निकालनी है? सेल्स प्राइस कह रहा है, तो कौन सी सेंसिटिविटी निकालें? सेल्स की। सेल्स वॉल्यूम कहता तो कंट्रीब्यूशन की निकालते हैं। सेल्स प्राइस तो बस सेल्स को इफेक्ट करेगी, तो सेल्स माइनस सेल्स का टैक्स, तो ये सेल्स वाली सेंसिटिविटी हो गई। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह रहा है, वो जो कल डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी बताई थी, आईआरआर निकालना पड़ेगा और डिस्काउंट रेट और आईआरआर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। डन, पक्का डन। अच्छा, इसके बाद एक सवाल था, जून 24 में भी था, जून 24 नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कल जो सवाल किया था सारा, उसमें किसी पे इख्तलाफ है? उसमें देखिए हमने डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी की थी, तो डिस्काउंट रेट हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही रखते हैं ना। हम लोग एनपीवी का सवाल करते हुए डिस्काउंट रेट क्या यूज करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने पढ़ाना है अगले चैप्टर में होता क्या है। अभी कॉन्सेप्ट ये बताया था कि एनपीवी निकालते हुए डिस्काउंट रेट होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और सवालों के रटे की हद तक बताया था कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ करेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है ये अगले चैप्टर में पढ़ाना है। तो अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी करने को कह रहा है, तो इसका मतलब है डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी करने को कह रहा है, तो ये वो आईआरआर वाला तरीका है। वर्किंग कैपिटल कहाँ का है? नहीं, वर्किंग कैपिटल कहाँ है इसमें? नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये डिस्काउंट रेट है जो हम एनपीवी निकालने में इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये अगले चैप्टर में पढ़ाना है। अभी इस चैप्टर में हमने सिर्फ नाम की हद तक लिया है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज करते गए हैं बस। जून 24 में तो नहीं है यार? हाँ जी, जून 19 में। चलें जून 19 में आ जाए। अभी ये शायद कोई 3-4 दिन पहले किया होगा, जब एसेट रिप्लेसमेंट पढ़ाया था मैंने। चलें, ज्यादा ज़बानी हो गया, ये मैं करके दिखा देता हूँ। लेकिन आप एक काम कर दें कि उसका जो पार्ट ए मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था, और अगर नोट किया हुआ है तो वो सवाल एक बार पढ़ लें दोबारा, और पार्ट ए का सोल्यूशन देख लें। तो पार्ट बी में इसका बोर्ड पे कर देता हूँ।
मेरी बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 10। मैंने बोर्ड पे करना है, फिगर्स वाली लेनी है, इसलिए जरूर देखना यार सोल्यूशन जो हमने सॉल्व किया था वो, और सवाल पढ़ लें दोबारा। जी अच्छा, एक ऑप्शन थी ओवरऑल, ये मैं बात कर रहा हूं जून 19, और इसकी एनपीवी निकली थी 48.82, और एक थी रिप्लेस, इसकी एनपीवी निकली थी 40.82। तो हमने इसमें से प्रेफर किया था इसको क्योंकि ये सस्ता था। सवाल की रिक्वायरमेंट डी, carry out a sensitivity analysis in respect of the following at which your decision in above would change। ये इतना लंबा जुमला क्या लिख दिया, सिंपली कह देता carry out sensitivity analysis। बात वही है, ये मैंने कल आखिर में आखिरी बात समझाई थी आपको। अभी अगर सिर्फ एक प्रोजेक्ट का हाँ या ना करना होता ना, और हमने उस प्रोजेक्ट को हाँ किया होता, तो सेंसिटिविटी हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारा डिसीजन तो नहीं उल्टा पड़ जाएगा। तो यहां पर चूंकि हमने एक प्रोजेक्ट को हाँ ना नहीं किया, दो को कंपेयर करके एक को चुना है, तो हमारा फैसला अभी इस वक्त ये इससे बेहतर का है, तो इसलिए इसको जिताया हुआ है हमने। तो इसलिए सेंसिटिविटी एनालिसिस जो हो रही है वो इसके हाँ या ना करने की नहीं है, इसको जिताने की। तो अगर हमने कोई बेध्यानी कर दी हुई जिसमें चेंज आए 7-8 मिलियन की, 9 मिलियन की, तो फिर ये फैसला उल्टा पड़ सकता है। तो इसलिए इन्होंने ये जो लंबी सी अंग्रेजी लिखी हुई है, कहना वो यही चाह रहा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कैरी आउट अ सेंसिटिविटी एनालिसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एट व्हिच योर डिसीजन इन ए वुड चेंज। अच्छा, किसकी है? मेंटेनेंस कॉस्ट की सेंसिटिविटी नहीं कहा, रेशियो ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट कहा। अच्छा, इससे पहले आसान वाली बताता हूं, डॉलर रेट। डॉलर कहां से आ गया सवाल में? ये लिस्ट प्राइस के अंदर लिखा हुआ है नई मशीन की। इस सवाल में करना क्या था? इस सवाल में करना था एग्जिस्टिंग मशीन। वैसे तो हमारी पॉलिसी थी हर 5 साल बाद रिप्लेस कर लेते थे, लेकिन अभी चूंकि डॉलर महंगा हो गया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो हम फिलहाल इंपोर्ट को डिले करने का सोच रहे थे कि पुरानी मशीन का इलाज करा के 5 साल और चला लें। तो नई मशीन अगर खरीदें तो वहां डॉलर लिखा है, उसके अलावा कहीं डॉलर नहीं है। अब वो कह रहे हैं जी डॉलर के रेट की सेंसिटिविटी करनी है, तो किसकी सेंसिटिविटी करनी है? नई मशीन की, क्योंकि डॉलर इस सवाल में हो ही उसकी नई मशीन की कॉस्ट में यूज रहा है, तो हमें इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन की सेंसिटिविटी करनी है। कल बताया था कि अगर हम कॉस्ट ऑफ मशीन की सेंसिटिविटी कर रहे हैं तो आरवी को 0 रखें, लेकिन अगर आरवी फिगर देने की बजाय कॉस्ट के साथ परसेंटेज कह के जोड़ दिया तो फिर वो भी जुड़ जाएगी साथ। तो इसकी रिक्वायरमेंट बी का पॉइंट 2, हमने कॉस्ट ऑफ प्लांट की सेंसिटिविटी करनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और न्यू प्लांट, न्यू मशीन प्लांट जो भी था 0 पे 61.25, और एंड पे आरवीज की निकाली होगी कहीं 31.27, और इनकी डेप्रिसिएशन भी निकाली हुई है, उसकी बस टैक्स सेविंग।
इसकी वर्किंग की हुई है ऑलरेडी, डेप्शन निकाली हुई है, नई मशीन की डेप्शन की हुई है कैलकुलेट, सिर्फ उस पर टैक्स रेट लगा के उसकी टैक्स सेविंग बतानी है। हाँ लॉस भी डालें। ये कैश फ्लोज हैं, इनकी एनपीवी निकाल दें। किस रेट पे, क्या डिस्काउंट रेट चल रहा था? 15%। इसकी एनपीवी निकाल दें। नई मशीन वाली बताए ना, नई मशीन की जो वर्किंग की थी, नई मशीन वाली डेप्रिसिएशन लेनी है। ये ओल्ड वाली फिगर थी सारी, नई वाली बताएं। ये डेप्रिसिएशन तो नहीं है, टैक्स रेट लगा के ना 5 पॉइंट, चलिए जी इसकी एनपीवी निकालनी। क्या है? 10.29 नहीं है। पांचवी डेप्रिसिएशन और लॉस मिला के उस पर टैक्स रेट है, प्रॉफिट था तो नेट कर लें। 0.3 पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। हाँ जी एनपीवी निकली कितनी? 38 पॉइंट। अच्छा अब ये डॉलर रेट की सेंसिटिविटी है, लेकिन हमने क्या देखो ऊपर डॉलर रेट 140 रुपए की एनपीवी थोड़ी निकलेगी। जिस भी फैक्टर की एनपीवी निकालनी सेंसिटिविटी करनी है, हम देखेंगे उससे कैश फ्लो कौन सा जुड़ा हुआ है। तो डॉलर से प्लांट की कॉस्ट और आरवी जुड़ी हुई थी, इसलिए हमने कॉस्ट और आरवी ली है और डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग ली है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बन गया? हम लोग ये सवाल कर रहे हैं दो में से करने वाला। हमने अभी किसको जिताया हुआ है? रिप्लेस को जिताया हुआ है ना। अगर ओवरऑल जीता होता तो हम दिसंबर 16 की तरह कह देते कि इसकी सेंसिटिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जिस प्रोजेक्ट को जिताया ही नहीं है उसकी किसी फैक्टर की सेंसिटिविटी नहीं हो सकती।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा प्रोजेक्ट, यानी जिन ऑप्शन को जिताया हुआ है उसकी एनपीवी लिखूं या वो कितनी बेहतर है वो लिखें, डिफरेंस लेंगे इसका। 8 तो 8 डिवाइडेड बाय 38.43 20 पॉइंट, ये हो गई डॉलर की सेंसिटिविटी। अगर किसी सवाल, जैसे मैंने ये चैप्टर ना करेंसी रिस्क पढ़ाने के बाद ये दोबारा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे आना है, तो अगर कोई सवाल में होते ही सारे फॉरेन कैश फ्लोज और फिर डॉलर की सेंसिटिविटी करनी होती तो हाँ सारे कैश फ्लोज, लेकिन सारे कैश फ्लोज वो पूछता ही ना ऐसी बात, क्योंकि जब सारे कैश फ्लोज ही डॉलर में हैं तो सारे फैक्टर्स आ जाते, तो उन सारे फैक्टर्स भी वही आ जाती प्रोजेक्ट की एनपीवी, तो वो तो फिर मतलब हम कह रहे होते जी सारा कुछ ही सेंसिटिव है सारे प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर ये पूछना बनता नहीं था। यहां पर चूंकि डॉलर रेट ने किसी एक आदि आइटम को इफेक्ट कर रहा था, इसी डॉलर पूछा हुआ। जी पार्ट बी का पॉइंट 2 पॉइंट 1, अगर उन्होंने लिखा होता ना कि मेंटेनेंस कॉस्ट की सेंसिटिविटी कर दें मेंटेनेंस की, तो हमने जिस ऑप्शन को जिताया हुआ है हम उसकी मेंटेनेंस ले लेते हैं। लेकिन इस सवाल में जो मेंटेनेंस दी हुई थी वो दोनों की आपस में कनेक्ट करके दी हुई थी, यानी ये कहा हुआ था, ये सवाल में लिखा हुआ है ओवरहॉलिंग के अंदर कि ओवरहॉलिंग ऑप्शन में मेंटेनेंस कितनी होगी, नई मशीन की मेंटेनेंस से 60% ज्यादा। ये जो इनका आपस में रिलेशन है, यानी इनके आपस की रेशो, इनके आपस का डिफरेंस मल्टीप्लाई है क्या। दोबारा सवाल में कहा हुआ है कि मेंटेनेंस की जो रेशो है दोनों ऑप्शंस की, रेशो ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट बिटवीन बोथ ऑप्शंस, यानी दोनों ऑप्शंस की मेंटेनेंस कॉस्ट का जो आपस में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, एक दूसरे से 60% ज्यादा है, इसकी सेंसिटिविटी करनी है। तो इसकी सेंसिटिविटी कैसे करें, कौन सा कैश फ्लो कैसे निकालें, चूंकि दोनों की मेंटेनेंस के आपस के रिलेशन की सेंसिटिविटी करने को कहा है, तो दोनों के डिफरेंस की सेंसिटिविटी करनी है, दोनों के डिफरेंस की। तो एक की मेंटेनेंस और दूसरी मेंटेनेंस का डिफरेंस ले लेते हैं और उस डिफरेंस की सेंसिटिविटी कर देते हैं। ये रिक्वायरमेंट 1। तो दोनों की मेंटेनेंस में डिफरेंस ले लें जी, 3.94। अच्छा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि इसको नेगेटिव लिखना है कि पॉजिटिव लिखना है, बस मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, लिखें बेशक पॉजिटिव नेगेटिव। 4.34 4. लेकिन ये जरूर ख्याल रख लें कि इसको बेशक ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन ये ख्याल रख लें कि टैक्स को इससे अपोजिट ही रखना है, क्योंकि अगर इसको खर्चा ले रहे हैं तो इस पर टैक्स बचना है, तो टैक्स का अपोजिट ही रखना है। इसकी निकालें एनपीवी। हमेशा डिफरेंस ही लेना है। देखिए इनके आपस का रिलेशनशिप, इस सवाल में तो रिलेशनशिप को डिस्कस किया हुआ था ना कि ये उससे 60% हायर है, इसलिए रिक्वायरमेंट में भी उन्होंने कहा इनके आपस की रेशो, तो ये इससे 60% हायर है, तो 60% इज द डिफरेंस, तो इसलिए डिफरेंस सेंसिटिविटी कर रहे हैं।
जी 10 पॉइंट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, ऊपर रखना है हमने 8। ठीक है जी, नेगेटिव 10.07, 79%। जी चलें, सेंसिटिविटी बहुत है, और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई और सवाल शायद नहीं पेंडिंग छोड़ा हुआ। चलें, बस सेंसिटिविटी बहुत है। ठीक है, 23 बस।